हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरे अच्छे तरीके से इस सेशन को देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आज का ये क्लास। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने पहले ही लेक्चर में देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। शीट होता है और जिसमें कॉलम्स और रोज बने हुए होते हैं और वहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो अपने आप ही जो है अप्लाई हो जाता है, यानी बैकएंड पे सारे फॉर्मूला डाले गए हैं। अगर आप सही फॉर्मेट में उन फॉर्मूलाज को लिखोगे तो वो अपने आप अप्लाई हो जाते हैं। चलिए, इसमें जो है आप मैनिपुलेशन कर दे सकते हो, डेटा का टेबल्स में कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हो। आप यहाँ पे डेटा को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है और साथ ही साथ विजुअलाइज किया जा सकता है। इसमें आप फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हो, चार्ट्स जनरेट कर सकते हो, ग्राफ्स को जनरेट कर सकते हो और साथ ही साथ डेटा सेट्स को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक क्लास है और क्लास में आपको अलग-अलग जो है स्ट्रेटा बनाना है, अलग-अलग ग्रुप बनाना है और बताना है कि कौन से बच्चे जो हैं वो मैथ्स में 10 मार्क्स ले आए, कौन से बच्चे मैथ्स में 9 ले आए, 8 ले आए। इस टाइप का एक डेटा टेबल बनाना है, तो उसको भी आप कर सकते हैं एमएस एक्सेल के ज़रिए। तो किसी भी तरीके के इस टाइप के डेटा को अगर अरेंज करना है सीक्वेंस में या फिर उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सेट करना है, तो उसके लिए आप एमएस एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। इसको बिज़नेस में भी यूज़ किया जा सकता है, फाइनेंस में, रिसर्च में, इस टाइप की सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पहले ही देख लिया था। अब ये देखिए, ये रेड वाला जो यहाँ पे दिख रहा है ये है रो और जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये कॉलम है। और जब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये जो है कोई भी एक यहाँ पर बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, तो जो भी नंबर होगा उस बॉक्स का वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। हाँ? और इसके बाद जो है अगर हम आगे देखें, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास सामने आ रहा है। कह रहा है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेल E9 कंटेन्स द वैल्यू 4 एंड सेल E10 कंटेन्स द वैल्यू 8। When both cells are selected and fill handle is dragged down to E13, the contents of cell E11, E12, E13 will be 9, 10 and 11 respectively। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इसको हम समझते हैं इस वाले से। तो चलिए, इसमें E9 सेल मान लीजिए ये है ना? इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कह रहा है कि इसको सेलेक्ट कर लिया गया। इसके बाद कह रहा है कि इसमें 4 वैल्यू है ना? यहाँ पर 4 लिख दीजिए। चलिए, लिख दिया। अब कह रहा है कि सेल E10 है, इसमें 8 है, तो E10 ये है और इसमें जो वैल्यू है वो है 8। ओके, हो गया। अब दोनों सेल्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और फिल हैंडल को ड्रैग कर रहे हैं नीचे की तरफ E13 तक। तो देखिए, इन दोनों सेल को सेलेक्ट करके और E13 मतलब ये है और यहाँ तक अगर हमने ड्रैग किया तो कह रहा है कि बताइए कि जो कंटेंट्स होगा E11, E12 और E13 में ये क्या होगा, 9, 10 और 11 होगा क्या? तो देखिए, यहाँ पर E11 ये है, E12 ये है और E13 है। तो इसमें कह रहा है ये यहाँ पर 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। लेकिन एक चीज़ आपको देखने को यहाँ मिल रहा है कि देखिए ये है यहाँ पर 4 और इसका डबल हो रहा है यहाँ पर 8। तो अगर इन दोनों को आपने सेलेक्ट किया तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 9, 10, 11 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये 4 के बाद 5 होता तो फिर हम मानते हैं कि हाँ 6, 7, 8 हो सकता है या ऐसा कुछ, है ना? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है इज इक्वल टू ए और उसके बाद से 3 या फिर A3+1 कर सकते हैं आप, है ना? A3+1। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने A3 को सेलेक्ट कर लिया और उसमें +1 जोड़ दिया। A3 जो है यहाँ पर कोई भी, जैसे यहाँ पर A9 है ना? A9 से स्टार्ट किया तो A8 को सेलेक्ट कर लिया और उसमें +1 आपने जोड़ दिया। तो ये हो गया आपका, है ना? तो अगर ऐसा लग रहा है यहाँ पे फॉर्मूला, तो इसका मतलब ये है कि अगले वाले में भी +1 होगा। मतलब यहाँ पे +1 होता तो 5 होता, तब यहाँ पर 6 होता, 7 होता, 8 होता। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है, ये क्या हो रहा है, इसमें डबल हो रहा है, यानी कि 4 के बाद 8 आ जा रहा है। तो 8 के बाद जो है यहाँ पर फिर अगर उसका डबल करें तो 16 आ सकता है ना? तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला जो है बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ पर 9, 10 और 11 तो नहीं होने वाला है ना? तो 9, 10, 11 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो पैटर्न है फॉर्मूला में जो यूज़ हुआ है इज इक्वल टू A3 और यहाँ पर एस्ट्रिक बना लीजिए ये, और $, A, $1 यहाँ पर। अब ये जो है A1 को एक फिक्स रखा है और A3 से मल्टीप्लाई कर करके जो आ रहा है वो यहाँ पर नीचे होता जाएगा। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 9, 10, 11 नहीं होगा। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अगले स्टेटमेंट को देखें, तो जो फॉर्मूला है E9 में वो कह रहा है कि A3 एस्ट्रिक ये वाला $A, $1 ये अगर है तो बताना है कि क्या $A, $1 ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है और A3 जो है ये रिलेटिव रेफरेंस है। तो देखिए,
आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस के बारे में, है ना? तो देखिए, जब भी अगर आप सिंपल कोई भी एक फ़ॉर्मूला लिख दे रहे हो, जैसे ये A3 है ना? तो इसमें आप सिंपल एक सेल को सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया रिलेटिव रेफरेंस। और वहीं एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में अगर बात करेंगे, तो किसी एक सेल को लेके और सबसे आप अगर उसको कॉमन लेके और सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, तो उसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं। हाँ। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये तो एब्सोल्यूट रेफरेंस है और ये रिलेटिव रेफरेंस है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर इसको हम मिक्स रेफरेंस कहते हैं। याद रखिएगा, जब दोनों मिक्स होके आ रहा है तो उसको हम मिक्स रेफरेंस कहेंगे, ना कि एब्सोल्यूट कहेंगे और ना ही इसको रिलेटिव कहेंगे, अलग-अलग नहीं कहेंगे। अगर सिर्फ एक दिया होता तो फिर आप इसको कहते कि हाँ, ये जो है ना रिलेटिव रेफरेंस है, लेकिन ये दोनों अगर साथ में दिया है तो ये मिक्स्ड रेफरेंस है, और इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए, ये सेकंड वाला भी आपका जो है गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए, एक यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि नीचे में जो फॉर्मूला है और टेबल दिया हुआ है, इसके बेसिस पे आपको बताना है। देखिए, ये है आपका फॉर्मूला C4 इज इक्वल टू, देखिए C4 और यहाँ पे C4 यहाँ लिख के इज इक्वल टू फॉर्मूला लग रहा है, ये इज इक्वल टू $, A3 प्लस B2, ये एक फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला को कॉपी कर दिया गया C5 में। तो देखिए, C4 ये है और इसको कॉपी कर दिया है C5 में, है ना? ये देखिए, ये C5 है। तो अब इसमें बताइए कि कौन सा इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पहला है 9, दूसरा है 8, तीसरा है 17 और चौथा है 16। तो देखिए, अगर हम इसके करेक्ट आंसर को देखें, तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूला के एडजस्टमेंट को हमें समझना होगा। C4 में अगर लिख रहा है ये इज इक्वल टू $A3 और प्लस B2 अगर लिख रहा है, तो इसको C5 में कॉपी करने के बाद जो फॉर्मूला होगा वो एडजस्ट होके क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा इज इक्वल टू $A4 प्लस B3। A4 क्या दिया हुआ है, A4 है आपका 8 और B3 क्या दिया हुआ है, B3 यहाँ पर अभी कुछ दिया हुआ नहीं है ना? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा, सबसे पहले तो हमें C5 का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो A4 में क्या दिया हुआ है, A4 में 8 दिया हुआ है, तो 8 हमने जान लिया कि भाई A4 जो है ये 8 है। अब B3 क्या है, B3 जो है वो 0 है ना? क्योंकि ये एमपी है तो इसको 0 मानेंगे हम। तो इसके बाद अगर हम कैलकुलेट करें फॉर्मूला के हिसाब से इज इक्वल टू $A4 प्लस B3, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 8 और प्लस 0 यानी कि 8। तो क्या होगा, कह रहा है कि इसको अगर आप C5 में कॉपी करेंगे तो क्या होगा, द वैल्यू इन C5 इज 8। तो यहाँ जो C5 में जो वैल्यू होगा ना वो हो जाएगा 8, है ना? तो इसलिए जो C5 की वैल्यू होगी वो 8 होगी, ना कि यहाँ पर 9, है ना? तो ये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल D4, यहाँ पर देखिए D4 सेल है, तो D1 D2 D3, तो ये हो गया आपका D4 सेल, इसके बारे में बात कर रहा है। इसको फॉर्मूला अगर इसमें लगाएं A2 प्लस $B3, ये लगा हुआ है। तो कह रहा है कि इसको अगर हमने D5 में कॉपी कर दिया, तो देखिए D4 में तो ये फॉर्मूला लगा है और D5 में इसी को कॉपी कर दिया, तो इसके बाद फॉर्मूला में वापस से चेंज आएगा, आपको मालूम है। तो ओरिजिनल फॉर्मूला है आपका ये, और इसमें चेंज होने के बाद जब आपने D5 में इसको कॉपी किया, तो ये हो गया आपका इज इक्वल टू A3 प्लस $B4। देखिए, ये भी एक बढ़ गया, A2 से ये A3 हो गया, है ना? A3 हो गया, और ये जो है B3 से B4 हो गया। और B4 में यहाँ पर क्या है, तो B4 में यहाँ पर 0 है, तो इसलिए A3 की वैल्यू क्या होगी 7, और प्लस B4 में आपके पास 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 7। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये 7 इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। ये मान लीजिए ये होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भाई स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल फॉर्मूला दिया है कि D4 जो है वो A2 प्लस B3 है, तो A2 क्या है 5 और B3 क्या है, यहाँ पर 2 कर लीजिए, तो B3 है 2। तो इस दोनों को अगर हम कर रहे हैं ऐड, है ना, तो इसके बाद हमारे पास आ रहा है 7। तो इसके बाद कह रहा है कि बताइए कि अगर इसको हमने कॉपी किया D5 में तो क्या होगा। तो D5 में देखिए A3 प्लस B4, तो A3 क्या है, तो A3 मान लीजिए 7 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 7 आपने लिख दिया, और B4 क्या है, B4 एम्प्टी है, तो इसलिए 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7, और 7 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये D5 जो है ना वो हो जाएगा आपका 7।
अब जो है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग फॉर्मूला एंड टेबल स्ट्रक्चर। बताइए, यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है E3 और इसमें फॉर्मूला लगा है इज इक्वल टू $A $2 प्लस B1। आपको मालूम है कि अगर ऐसा कुछ रहता है तो इसका मतलब इसको कॉमन ले लिया गया है ना। अब इससे ही जो कुछ करना है, या तो मल्टीप्लाई हो या जो भी हो, कॉमन ले लिया गया है। तो यानी A2 तो कॉमन हो जाएगा, है ना। अब इसको कॉपी कर दिया गया कि इसमें B4 में, तो ये E4 में, E3 के लिए ये लगा हुआ है, तो E3 देखिए 1 2 3, तो E3 में ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी लगा दिया गया है। तो A2 प्लस B1 कितना होगा? अब देखिए यहाँ पर A2 है आपका और B1 कितना है? 3 है, तो यानी कि 8 हो जाएगा। अब इसके बाद इस फॉर्मूला को अगर E4 में कॉपी कर दिया गया, तो E4 में कॉपी करने के बाद क्या हो जाएगा ये? तो देखिए ये फॉर्मूला चेंज होके क्या हो जाएगा, यहाँ पर A3 प्लस B4 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपके पास ओरिजिनल फॉर्मूला चेंज होके, नहीं नहीं सॉरी, ये $A $2 ये तो कॉमन ही रहेगा क्योंकि ये इन्होंने कॉमन लिया हुआ है। और इसमें प्लस जो है B1 की जगह पे यहाँ पर B2 हो जाएगा क्योंकि एक सेल आगे बढ़ रहा है। तो B2 में क्या दिया हुआ है? B2 में 2 दिया हुआ है और ये तो कॉमन ही होगा 5। तो 5 प्लस 2 7, तो यानी कि E4 में जो आएगा वो हो जाएगा 7। तो 7 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये जो है आपका क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप अब अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए मैंने बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। फॉर्मूला इन सेल F2। देखिए F2 कौन सा है? तो F2 ये है। आप समझ पा रहे हैं ना। देखिए ये सेकंड वाला है, ये रो, और ऊपर से कॉलम नंबर F, तो F2 के लिए क्या फॉर्मूला लग रहा है? C1 माइनस में $A2। ओके, अब देखिए C1 क्या है, तो ये आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पर C1, तो C1 है 9 और माइनस करना है इसमें से A2 को, तो A2 क्या है? 5। तो 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9 माइनस 5 हो जाएगा 4। ओके, तो ये हो गया आपके पास 4। अब इस 4 को आप देखना है अगले में क्या करें कि इसको कॉपी कर देगी किसमें? F3 में, मतलब F2 वाले को F3 में कॉपी किया गया। तो जैसे ही इसको F3 में कॉपी किया गया तो ये हो गया इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका C1 कहाँ पे दिया हुआ है? ये है। तो इसके जगह पे अगर हम कर दे तो ये हो जाएगा C2 माइनस में और $, A2 की जगह पे हो जाएगा A3, एक आगे बढ़ा दीजिए। अब C2 में 0 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा क्या? यहाँ पर 0 कर दीजिए और माइनस, और A3 क्या है? A3 जो है वो है 7, तो 7, तो यानी कि यहाँ पर आ गया -7। ओके, तो देखिए ओरिजिनल फॉर्मूला आपको पता है कि ये है। अब इसके बाद जब इसमें अपने चेंजेस लाया तो C2 आपको पता है कि भाई 0 है, ये ना, और सिंस C2 0 है और A3 की वैल्यू 7 है तो 0 माइनस 7 क्या होगा? -7। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जो F3 में भरोगे वो भरोगे -7। ओके, और देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमने वो सारे क्वेश्चंस तो देख ही लिए। और दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा टाइम भी इसके ऊपर देना सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए इसमें कोई 100% ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। तो मोटा मोटी हमने लगभग देख लिया कि हाँ, एक्सेल अगर आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उससे टैकल करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हुआ हो। बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। बहुत सारे लर्नर्स का ये डाउट आ रहा है कि अब हम लास्ट मिनट में क्या करें, तो लास्ट मिनट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना होगा, नोट्स रिवाइज करना होगा, और साथ ही साथ अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं तो जितना हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। यही जो है लास्ट मिनट में किया जाता है और इसी से आपको सक्सेस मिलेगा। इस वीडियो में यहीं तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।